Hello class, welcome again, and today we will be going to continue our 6th chapter, Judiciary. Yesterday those topics which have already covered, that why is judiciary necessary, principal role of judiciary, independence of judiciary, and protection of independence of judiciary. Now today we are going to continue this chapter with the topic appointment of judges. जैसे हमने कल कहा था कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें कई चीज़ें हमने रीड आउट की थी, जैसे कि भाई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जजेस के जो प्रोसेस है उसमें कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो उसमें ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट है वो है कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, और उसको लॉ की जो कानून है उस सब सिस्टम की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है। फिर उसका टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड से भी रिलेटेड कोई भी पावर नहीं है लेजिस्लेचर के पास, यानी जब तक उसकी रिटायरमेंट किए जाएगी तब तक वो काम कर सकता है। फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है लेजिस्लेचर के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर। कोई भी जो उसका डिसीज़न होगा उसको कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, अगर जो भी डिसीज़न है वो मानने पड़ेंगे, आप पर्सनली उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज़ नेवर free from political controversy as it is a part of political process. It makes a difference who serves in the Supreme Court and High Court, a difference in how the Constitution is interpreted. कि भाई जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से अलग इसको नहीं देखा जा सकता। हाँ, इसको जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो इनकी नॉलेज के बेसिस पर, इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर किया जाता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है इससे, वो आगे हम रीड आउट करेंगे। तो इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, हाई कोर्ट के जजेस कौन होंगे, वो सारे ही डिफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही मेंशन किए हुए हैं, और दोनों के पास ही अपनी अपनी पावर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी कि हमारे संविधान की जो भी पुनर्व्याख्या की जाएगी वो हमारी कोर्ट के पास ही, यानी जो हमारी जुडिशरी है उसके पास ये पावर्स हैं कि जो भी कानून बन रहे हैं क्या वो सही ढंग से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है, या जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किए हैं, क्या वो सिटीजन्स के अकॉर्डिंग सही होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो पावर है इंटरप्रेट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, सीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस। As far as the appointment of CJI is concerned over the years, अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो सालों से ही ये प्रोसेस चलता आ रहा है कि भाई जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे ही CJI अपॉइंट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा पहले से ही मेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ जज काम करते हुए, वही CJI अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन इस सिनेरियो को, इस जो भी ये प्रोसेस है उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं हमारे इंडिया में। एक दो बार ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं क्योंकि कुछ इश्यूज थे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। जैसे 1973 में AN रे इनको बनाया गया था CJI, जबकि इनके अलावा 3 सीनियर मोस्ट जजेस और थे, उनको पीछे छोड़कर
इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ CJI। इसके बाद 1975 में हम बात करें तो MH बेग, इन्हें बनाया गया था CJI, जबकि अगर सीनियरिटी वाइज देखें तो उस टाइम पर जो बनने थे वो थे HR खन्ना, लेकिन उनको नहीं बनाया गया था। तो ये हुए थे कुछ, उस टाइम पर इंदिरा गांधी की शायद गवर्नमेंट चल रही थी, तो उनके इलेक्शन से रिलेटेड या कुछ मैटर्स थे जिनसे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी जुडिशरी और पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ने अपनी दखलंदाजी करके अपनी मनमर्जी से अपने फेवर से इन्हें अपॉइंट किया था, जबकि जो अपॉइंट होने थे वो थे HR खन्ना या जो सीनियर मोस्ट और जजेस थे वो लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी हैं जिनको 1 या 2 बार हमारे यहाँ क्रिएट हुई हैं इंडिया के अंदर। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो CJI है उसके अलावा दूसरे जजेस भी तो होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है। तो वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट CJI, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करें और उसके बाद जो इस लायक लगते हैं कि भाई हाँ ये जज बनने के लायक हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली देखें तो हम प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं इनकी अपॉइंटमेंट में। तो एक कई बार क्वेश्चन अरोज हुआ है कि भाई यहाँ पर लेजिस्लेचर इन्वॉल्व हो रही है, जब प्रेसिडेंट है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन बाकी लीडर्स या मिनिस्टर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है। प्रेसिडेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, लेकिन उनकी मर्जी खाली शामिल नहीं है, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा CJI से, और जो डिसीजन CJI का होगा वही प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि इनको हटाया कैसे जाता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि इनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आसानी से यही नहीं कि भाई आज किसी को बनाया कल उसको हटा दो, हमें पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे को बना दो, ये प्रोसेस नहीं चलता है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाना, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना बहुत मुश्किल है, उनको भी हम आसानी से नहीं हटा सकते हैं, वैसे ही जजेस को भी हटाया जाना आसान नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि अगर उनको हटाया जा सकता है तो दे कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी उनका बर्ताव सही नहीं है या फिर वो एज अ जज काम करने के लायक नहीं है, उतने कैपेबल नहीं है कि वो जज के रूप में काम कर सकें, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, बहुत मुश्किल है इनको हटाना। तो इसके हटाने से रिलेटेड भी जो प्रोसेस है या जो मोशन है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट मोशन। यही प्रोसेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी फॉलो किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट मोशन फॉलो करना पड़ता है। तो इम्पीचमेंट मोशन के अंदर क्या प्रोसेस होगा कि भाई कोई भी जो जज है उन पर अगर कोई अभियोग, कोई एलिगेशन लगाया जाता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले पूरी इंक्वायरी बिठाई जाती है, फिर दोनों ही जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है यानी लोकसभा और राज्यसभा, टोटल मेंबर्स जितने हैं दोनों हाउसेस के, उनकी मेजॉरिटी अप्रूव होनी ज़रूरी है। यानी कि दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी मिलती है तो हटाए जाएंगे और नहीं मिलती है तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता उनकी पोस्ट से। तो एक पंजाब का कोई केस था बहुत पहले, उसमें वहाँ के जो जज थे उस टाइम पर, उन पर कुछ फाइनेंशियल इशू हुए थे कि उन्होंने कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ घोटाला किया था। तो जब उन पर ये एलिगेशन लगाए गए थे तो इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हुआ, लेकिन मेजॉरिटी साबित नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको उनके पोस्ट से नहीं हटाया जा सका था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनको रिमूव करना।
नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसकी संरचना क्या है, उसका ढांचा क्या है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट लुक्स लाइक अ पिरामिड स्ट्रक्चर, एक पिरामिड की तरह। सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है कि सबसे ऊपर जो होगा वो है सुप्रीम कोर्ट, उसकी सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लास्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। यानी सबसे ऊपर जो सबसे सुप्रीम है वो अदालत आपकी कहलाती है सुप्रीम कोर्ट। उनके नीचे जो काम करती है वो हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उनके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनको हम हिंदी में अधीनस्थ कोर्ट्स कह सकते हैं, न्यायपालिका कह सकते हैं। तो दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। हर कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबके अलग अलग काम हैं। वही हमने इस टॉपिक में कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों के बीच डिफरेंस करके अगर आप कॉलम बना लेंगे कि भाई हाई कोर्ट क्या काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर रही है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हम इस टॉपिक को ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट लुक एट द फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जैसा हम सब जानते हैं कि सबसे पावरफुल, सबसे ऊपर यही कोर्ट है। तो इसके जो भी डिसीजंस होंगे वो सभी को मान्य होंगे, यानी जो भी लास्ट डिसीजन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन शुड बी अप्रूव्ड बाय एवरीवन, सबको वो मानना होगा। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफ़र एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कर सकती है। यानी अगर उनको लगता है कि एक कोर्ट को दूसरी कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो इसके पास ये पावर है कि वो उनको ट्रांसफ़र कर सकती है। फिर कोई भी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वहाँ पर उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सही डिसीज़न नहीं आ रहे हैं या उसको कोई इंक्वायरी करनी है, तो वहाँ से वो उन केसेस को अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी वहाँ से रिलेटेड कोई भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में मंगवाई जा सकती है। तो ये थे सम फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ लुक एट द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन पर ली गई अपील की सुनवाई कर सकता है। हाई कोर्ट से नीचे भी कुछ कोर्ट्स हैं, जैसे सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई। तो अगर वहाँ पर कोई भी अपील करने वाला सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी किसी ने अपना केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और वहाँ के डिसीज़न से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो कहाँ अपील करता है उसके बाद? हाई कोर्ट में। तो वो जो सबॉर्डिनेट्स के कोर्ट के थ्रू जो हाई कोर्ट के पास अपील गई, तो उसको सुनवाई करने का काम हाई कोर्ट का है। फिर फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई मानो किसी के फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड अगर कोई अपील करता है हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट क्या करती है? रेट्स इशू करवाती है। 5 रेट्स हैं जो इशू की जाती हैं हाई कोर्ट के थ्रू। फिर स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले जितने भी केस हैं उन पर हाई कोर्ट डिसीज़न लेता है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर कंट्रोल करने का काम हाई कोर्ट का है। इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी अगर उसको कभी भी लगे कि भाई मुझे जो भी उसके नीचे जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर क्या काम हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो उनसे रिलेटेड वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन करने का काम भी कर सकती है। तो ये थे कुछ फंक्शंस हाई कोर्ट के और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के। अब अगर हम आगे बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी जो भी वहाँ पर मैटर्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके ऊपर अपील जो भी फाइल होती है उससे रिलेटेड डिसीज़न लेने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है। ज़्यादातर जो सीरियस क्रिमिनल मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड डिसीज़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेती है। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं यानी जो और उससे निचली अदालतें हैं, वहाँ से कोई केस गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास, तो उनके ऊपर उन अपील के ऊपर सुनवाई करती है, डिसीजंस लेती है। तो ये सारे काम हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के।
तो आज के लिए इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं। होप यू अंडरस्टैंड। कुछ भी और आपकी प्रॉब्लम्स हों, कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। चैप्टर को ज़रूर रीड आउट करें, तभी आपको सही ढंग से समझ आएगा, डीपली समझ आएगा। और जब आप ये लेक्चर सुने उसके बाद जब हम चैप्टर रीड करेंगे तो इट गोइंग टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो प्लीज़ चैप्टर को ज़रूर रीड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।